हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक मैश से एक शेडर तक जो डाटा पास हो रहा होता वो डाटा कौन सा होता, और यूवी कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हमने एक टाइलिंग या एक पैनिंग टेक्सचर शेडर बनाया था। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ सेटिंग्स देखेंगे और एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वाई सर्टेन इनपुट्स जो हैं वो सर्टेन आउटपुट्स के साथ क्यों कनेक्ट होती हैं, और लास्टली हम कलर्स को टेक्निकली और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ए सिंपल अनलिट शेडर। लिट शेडर और अनलिट शेडर में फ़र्क सिर्फ इतना कि ये दोनों शेडर के एक बेसिक टेम्पलेट्स हैं। लिट शेडर में ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही कैलकुलेट करके रख दी हैं। लिट शेडर के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये वाली सारी सेटिंग्स हाई क्लास शेडर के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक हायर एंड डिवाइसेस के लिए, ये लोअर एंड डिवाइसेस के लिए ये शेडर बना ही नहीं है। इसमें ये सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेटेड हैं, ये सारा प्रोसेस सिंप्लीफाइड ज़रूर है, लेकिन ये शेडर कभी भी एक मोबाइल डिवाइसेस या लोअर एंड डिवाइसेस के लिए नहीं बना। आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये शेडर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लोअर एंड डिवाइसेस में या मोबाइल गेम्स में। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे यूनिटी के अनलिट शेडर ग्राफ से, जो यूनिटी का बिल्कुल बेसिक, जिसमें और कोई एडिशनल कैलकुलेशन नहीं हो रही। हमारा फोकस ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस के लिए या लोअर एंड डिवाइसेस के लिए नहीं है, हमारा फोकस जनरली शेडर को समझना। इसलिए हम एट दिस पॉइंट अनलिट शेडर ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सो राइट क्लिक, क्रिएट यूआरपी एंड अनलिट शेडर। ये है हमारा एक अनलिट शेडर जिसमें और एडिशनली कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, सिवाय एक कलर एक्सपोर्ट हो रहा। पहले हम इस ग्राफ सेटिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हम शेडर ग्राफ में नोड के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ सर्टेन डेटा टाइप्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको पता होगा कि सी हैश में डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4। शेडर के अंदर भी कुछ इसी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। इनमें डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि ये वाली डेटा टाइप्स जीपीयू के लिए थोड़ी सी ऑप्टिमाइज होती हैं। इन डेटा टाइप्स की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो एक आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास शेडर ग्राफ में ये प्रिसीजन हम या तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं या हाफ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे शेडर को ये बता रही होती है कि एक डेटा टाइप या एक वेरिएबल कितना बड़ा, मीनिंग के एक जब गेम रन हो रही होती है तो एक मेमोरी में ये वेरिएबल कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। सिंगल वैल्यू जो होती है ये होती है 32 बिट्स और हाफ वैल्यू 16 बिट्स होती है। ये जो हम ग्राफ सेटिंग में यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं सिंगल या हाफ, ये पूरे ग्राफ की डिसाइड कर रहा होता है कि एक न्यू नोड जो हम बना रहे हैं उसकी डिफॉल्ट जो प्रोसीजर है वो क्या रखनी है, सिंगल रखनी है या हाफ रखनी है। अब यही चीज़ हम हर नोड के लिए अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी नोड को सिलेक्ट करके इस नोड सेटिंग में एक तो थी ग्राफ सेटिंग और एक नोड सेटिंग है, ये पर नोड या इसकी वैल्यू डिसाइड करी होती है। तो हम एक नोड को सिलेक्ट करेंगे और इसकी यहाँ पे प्रिसीजन इधर से भी डिसाइड हो सकती है, या तो हम सिंगल रख लेंगे या हाफ, या हम यूज़ ग्राफ प्रिसीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंगल वैल्यू कहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी है, हाफ वैल्यू कहाँ पे सेलेक्ट करनी है हमने, तो इसके लिए एक जनरल सा रूल है। हम जब शेडर बना रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम शेडर डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं या लोअर एंड डिवाइसेस के लिए बना रहे हैं। एक तो हमने स्टार्ट में ही ये डिसीजन कर लेना कि सर्टेन डेटा टाइप्स और सर्टेन वेरिएबल्स की जो प्रिसीजन है वो हमने क्या रखनी है, सिंगल रखनी है या हाफ रखनी है। इसके अलावा एक और जनरल रूल है कि वर्ड स्पेस पोजीशंस के लिए या यूवी कोऑर्डिनेट्स के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, क्योंकि इन नोड्स को हाई प्रिसीजन वैल्यू रिक्वायर होती है, और बाकी जैसे ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस या कलर्स या सिंगल वैल्यूज, स्मॉल कैलकुलेशंस के लिए हम हाफ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की डेटा टाइप, प्रिसीजन लेवल, टेक्सचर्स और क्यूब मैप्स के लिए भी डिसाइड होती है। एक और बात समझने वाली ये है कि शेडर ग्राफ में हर नोड की इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ एक नंबर लिखा हुआ। ये नंबर दरअसल ये डिसाइड करता है कि ये इनपुट या ये आउटपुट वेरिएबल कितने डायमेंशंस या कितने कंपोनेंट इसमें शामिल है। फॉर एग्जांपल एक फ्लोट वैल्यू 1D वैल्यू होती है, इसलिए इसकी इनपुट के साथ जस्ट 1 लिखा हुआ और आउटपुट के साथ भी 1 लिखा हुआ। एक वेक्टर 2 में 2 डायमेंशंस होते हैं और एक वेक्टर 3 में 3 और एक वेक्टर 4 में 4। डेवलपर के लिए ये बात बहुत आसान है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए ये सिंपली जैसे हम देखते हैं कि कलर में RGB 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं या RGBA 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा। मोस्टली जब एक इनपुट एक आउटपुट से कनेक्ट नहीं हो रही होती तो उसके पीछे सिर्फ यही वजह होती है कि हम अनमैचिंग डेटा टाइप्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब लास्टली हम कलर्स को डीपली और टेक्निकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि जीपीयू या शेडर को एक कलर्स का आइडिया नहीं है। उसे ये नहीं पता कि ये एक कलर रेड है, ये एक ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। शेडर्स को या जीपीयू को सिर्फ और सिर्फ नंबर समझ आते हैं। जब कभी आपने यूनिटी में एक कलर पिकर इस्तेमाल किया हो तो हमें तो ये लग रहा होता है कि हम एक कलर सेलेक्ट कर रहे हैं,
लेकिन अंडर द हुड यूनिटी उस कलर को नंबर्स की सूरत में रिप्रेजेंट या डिकोड कर रहा होता। यूनिटी में हम एक कलर को 0 to 255 वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 0 to 1 वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शेडर ग्राफ में क्योंकि एक कलर को 0 to 1 वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम कलर को 0 to 1 ही अंडरस्टैंड करेंगे। राइट नाउ हमारा सिंपल शेडर यहाँ पे एक 3 डायमेंशंस वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा। हम यहाँ पे सिर्फ एक कलर नोड नहीं कनेक्ट कर सकते बल्कि कोई भी वेरिएबल अटैच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर 3 यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। वेक्टर 3 की वैल्यू मैं रखता हूँ 100। ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जैसे मैंने RGB की वैल्यू 100 रखी हो। यहाँ यूनिटी ने एक और काम भी सिंप्लीफाई कर दिया कि हम अगर वेक्टर 3 की जगह एक फ्लोट वैल्यू यहाँ पे अटैच करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक फ्लोट वैल्यू 0 है, यूनिटी ने इसको कलर्स के तीनों कंपोनेंट में ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि राइट नाउ यूनिटी ने ये सिंगल कंपोनेंट वेरिएबल इस कलर के तीनों कंपोनेंट में रिप्लेस कर दिया। इसका ये भी मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं एक वेक्टर 2 ऐड करता हूँ और इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बेस कलर में, तो राइट नाउ यूनिटी इस बेस कलर के R और G चैनल में ये वैल्यू रख रहा और जो तीसरा चैनल है जो RGB है, B वैल्यू में वैल्यू 0 दे रहा। सो अब हमारा जो फाइनल कलर होगा वो ये होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्मीयरिंग, जिसमें यूनिटी ये चीज़ खुद ही डिसाइड कर लेता है कि अगर सिंगल वैल्यू है तो उसे तीनों कंपोनेंट में रिप्लेस करना, अगर वेक्टर 2 वैल्यू है तो उसे पहले 2 कंपोनेंट्स में रिप्लेस करना, सो ऑन। अब आते हैं कुछ फैसिनेटिंग एग्जांपल्स की तरफ। ये जो एक चीज़ है कि GPU एक कलर को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करता या एक वैल्यू को एक कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकता, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कि पोजीशन नोड ऐड करता हूँ। ये वही पोजीशंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। ये वर्ड स्पेस पोजीशंस हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस। इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं बेस कलर से, सेव करते हैं, वापस सीन में जाते हैं, इस शेडर से एक मटेरियल क्रिएट करते हैं और ये मटेरियल इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। लुक एट दीज अमेजिंग कलर्स। ये हमें इस तरह के कलर शो करेगा। राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि इस ऑब्जेक्ट का जो पिवट पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वो यहाँ पे है इस वर्टेक्स के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस ये हैं। हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस को कलर में इनपुट किया था। यू कैन सी दैट हियर। अब यही चीज़ यूनिटी यानी ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस यूनिटी जस्ट कलर्स में शो कर रहा। मीनिंग यहाँ पे जो वैल्यू है 000, यहाँ पे ब्लैक वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 001 तो ब्लू वैल्यू है, यहाँ पे रेड वैल्यू है तो इसकी वैल्यू थी 100 एंड सो ऑन। अब एक और काम भी करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करते हैं। राइट नाउ मूव करने से या रोटेट करने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जो एक वर्टेक्स पे पहले से कलर था एग्जैक्टली वही कलर मौजूद है, बिकॉज ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस आर नॉट चेंजिंग राइट नाउ। दिस इज सो मच फैसिनेटिंग, क्योंकि हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस को वर्ड स्पेस पोजीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ दिस पोजीशन इज रिप्रेजेंटिंग वर्ड स्पेस पोजीशंस। सेव करते हैं, वापस सीन में जाते हैं। राइट नाउ ये बॉक्स सिर्फ ओरिजिन पे पड़ा, लेकिन हम अगर इसे अब मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। हर वर्टेक्स पे कलर वैल्यू चेंज होती रहेगी, बिकॉज वर्ड स्पेस पोजीशंस हर वर्टेक्स पे चेंज हो रही हैं। इसको इधर करके भी देख सकते हैं, इधर करके भी देख सकते हैं, हर जगह। अब हमारे जो कलर्स हैं ये वर्ड स्पेस पोजीशन बेस्ड है। मीनिंग एक ऑब्जेक्ट जो ओरिजिन के करीब करीब आएगा उसका कलर होगा ब्लैक। अगर इसे बिल्कुल स्मॉल कर देते हैं ऐसे, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को Z एक्सिस पे मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू ब्लू होती जाएगी। अगर हम X पे मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू रेड होगी। इसी तरह Y एक्सिस। यूनिटी में ये जो गिज्मो है इसका कलर भी इसी वजह से इस तरह रखा जाता है। X एक्सिस पे रेड, Z एक्सिस पे ब्लू और Y एक्सिस पे ग्रीन। अब इसी काम को उलट करते हैं। इन वर्टिसेस पोजीशंस को हम एक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू शेडर। इसको यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और ये पोजीशंस वर्टेक्स शेडर में ये कनेक्ट करता हूँ। राइट नाउ देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्टेक्स शेडर में ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस ही जा रही होती हैं। यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट स्पेस, तो यहाँ पे फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस में सिर्फ एक कलर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई ऐड ए कलर और कलर की वैल्यू रखता हूँ 010, एक ग्रीन वैल्यू। इसे कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे और आउटपुट को कनेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस में। कलर की वैल्यू ब्लू रख लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं। राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज ये ऑब्जेक्ट अभी भी ओरिजिन पे ही पड़ा, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से 1 मीटर ऊपर है। ये इस वजह से है क्योंकि हमने इसकी पोजीशंस में एक कलर ऐड कर दिया, एक सिंपल वैल्यू ऐड कर दी, तो इसकी पोजीशंस Y एक्सिस पे 1 मीटर हाई हो गई। दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल, लेकिन एग्जैक्टली यही वो ट्रिक है जिससे एक कैरेक्टर की एनिमेशन एक
टेक्सचर में बेक हो जाती है। उस ट्रिक का नाम है वर्टेक्स एनिमेटेड टेक्सचर। अब अपने वापस शेडर में जाते हैं और अपने शेडर को रीसेट करते हैं बिकॉज आई वांट टू शो यू सम अदर कलर्स। यहाँ पे नोड में लेता हूँ नॉर्मल, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो नॉर्मल्स क्या होते हैं? राइट नाउ हम नॉर्मल मैप की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं। यूनिटी में दो तरह के नॉर्मल्स होते हैं, वर्टेक्स नॉर्मल्स और फेस नॉर्मल्स। एक 3D सॉफ्टवेयर में जो नॉर्मल्स वर्टिसेस पे होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टेक्स नॉर्मल्स, और जो फेस पे होते हैं उन्हें कहते हैं फेस नॉर्मल्स। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ये येलो वाले वर्टेक्स नॉर्मल्स हैं और ये वाइट वाले फेस नॉर्मल्स हैं। एक और बात कि नॉर्मल्स वही वाला मैश डाटा जो हमने शुरू में देखा था कि मैश से जीपीयू को पास होता। इन वेक्टर्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता? ये बेसिकली जब हम चाह रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे लाइटिंग कैलकुलेशन हो, कि एक सीन में लाइटिंग पड़ी और एक ऑब्जेक्ट पे वो किस तरह लाइट शो होगी, वहाँ पे उस कैलकुलेशन में हम नॉर्मल्स यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है? तो इस केस में इस बॉक्स के जो फेसेस z डायरेक्शन की तरफ हैं उन पे जो कलर की वैल्यू होगी वो होगी 001। जिन फेसेस का कलर y एक्सिस की तरफ है उन फेसेस पे जो कलर की वैल्यू है वो है 010, और इसी तरह x एक्सिस की वैल्यू 100। अब यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट विजिबल करते हैं, इस पे भी यही शेडर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसके कलर थोड़े से डिफरेंट शो होंगे। एग्जैक्टली हो वही चीज़ रही है कि जिन फेसेस की डायरेक्शन z डायरेक्शन की तरफ है उन पे ब्लू कलर शो होगा, और जिनकी x एक्सिस की तरफ है उन पे रेड कलर शो होगा, और दरमियान में उस नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये इस तरह का कलर शो कर रहा है। एक और काम भी हो रहा है, अगर इस सब्जेक्ट को राइट नाउ हम घुमाते हैं या मूव करते हैं तो राइट नाउ इसके जो कलर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। हम अगर अपने शेडर में वापस जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट स्पेस नॉर्मल वेक्टर को हम वर्ड स्पेस नॉर्मल वेक्टर में चेंज कर देते हैं और सेव करके वापस जाते हैं, तो राइट नाउ ये हमें वैसे ही कलर शो कर रहा है। लेकिन अब हम जब इसे रोटेट करेंगे तो इसके कलर चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू वर्ड डायरेक्शंस। जिन फेसेस की डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ होगी उनकी वैल्यू ब्लू होगी, जिन फेसेस की डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ होगी वो ग्रीन होगा, एंड सो ऑन। दिस वाज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ आई थिंक। अब आप इस चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जस्ट गो क्रेजी विद दिस। कोई भी इनपुट किसी भी आउटपुट से कनेक्ट करने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है। आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।